अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वक्त मेरे सर पर एक बैंड लगा हुआ है। ये मेडिकल बैंड नहीं है बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं अपने ऊपर कर रहा हूं। मैं पहले इसलिए बता देता हूं कि आपने इस बैंड को देखकर परेशान नहीं होना। हम बात कर रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट की। मैं आपको एक मूवी की तरफ लेकर जा रहा हूँ और ये मूवी आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखें, क्योंकि इस मूवी में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ये जो बैंड आपको नज़र आ रहा है ये भी स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए ही मैंने लगाया गया और उसके अलावा भी इसके बहुत से पैटर्न्स हैं जो कि आने वाले कोर्सेस में मैं आपको बताऊंगा और अपने पैटर्न्स दिखा के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रेस था और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया गया। इस पूरी सीरीज में हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करें, ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करें जिससे स्ट्रेस कम किया जा सकता है। जो एक खास बात स्ट्रेस ना लेने वाले लोगों में होती है वो होती है ग्रोथ माइंडसेट। इस मूवी में जिसका नाम है वंडर, एक ऐसा बच्चा दिखाया गया है जिसकी शक्ल नॉर्मल इंसानों जैसी नहीं है और फिर उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है स्कूल में, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है। वो हेलमेट लेके स्कूल जाता है, इतना परेशान होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके कुछ दोस्त, उसके कुछ टीचर उसका माइंडसेट चेंज कराते हैं और जब उसका माइंडसेट चेंज होता है तो वो ये समझ जाता है कि उसे छोटी छोटी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मैं आपको एक किताब की तरफ लेकर चलता हूँ। इस मूवी का एंड मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये स्पॉइलर अलर्ट होगा, जिसका नाम है माइंडसेट। डॉक्टर कैरल ड्वेक की ये किताब है। डॉक्टर कैरल ड्वेक अथॉरिटी समझी जाती हैं माइंडसेट पर और डिसीजन मेकिंग पर। आपने अगर ये किताब नहीं पढ़ी तो मेरे ख्याल में जो पहली किताब आपको पढ़नी चाहिए वो ये किताब पढ़नी चाहिए। इसमें उन्होंने दो दिमागों के बारे में बताया है, माइंडसेट्स के बारे में बताया है। ग्रोथ माइंडसेट है जो कि फेल होता है लेकिन घबराता नहीं है, जो परेशान होता है तो अपने आप को काम डाउन कर देता है, जो कि प्रोसेस को एंजॉय करता है, कभी फाइनल ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जाता, यानी वो पढ़ने को एंजॉय करता है, नंबरों की तरफ नहीं जाता। अगर फेल होता है तो वो दोबारा उठ खड़ा होता है, उसमें हारने का जज्बा होता है, उसमें हिम्मत होती है कि वो हार के दोबारा उठ सके। इस बुक में ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। वो लोगों की मदद करता है, वो लोगों से फीडबैक लेता है अपने बारे में, वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, वो ट्राई करता है, हर वक्त जिद्दोजहद में रहता है, रेजिलिएंट होता है, ऐसे हार नहीं मान जाता। और दूसरी तरफ फिक्स माइंडसेट वो लोग हैं जो कि हम अपने बच्चों को बनाते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं कभी कम नंबर नहीं लाने। अब अगर बच्चे के कम नंबर आ गए, इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी में वो जॉब में भी कभी हल्का सा भी उसको अगर नीचे ग्रेड किया जाएगा तो आपने तो उसको ये माइंडसेट ही नहीं दिया कि यार हारना भी एक ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है, तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा। और इसीलिए आज मैं देखता हूँ कि हमारे लोग किस तरीके से स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूलों में इतना अच्छा करके आए होते हैं और जब वो जॉब में आते हैं और वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनके लिए तो फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन और वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। और स्ट्रेस में जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि वो स्ट्रेस में गए हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं लेकिन उनको एहसास नहीं होता कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि उनको ग्रोथ माइंडसेट नहीं दिया गया। और ग्रोथ माइंडसेट हमें अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। इस पर मैं बहुत से वीडियोस बना चुका हूँ, आप जाकर उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं तख्ती पर। लेकिन बच्चों के साथ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करनी चाहिए, उनको अपने डिसीजंस करने चाहिए, उनको डिसीजंस को बैकफायर करते हुए देखना चाहिए, उनको अपने गलत फैसलों की कीमत भरने देनी चाहिए ताकि अभी से उनको पता हो कि मैंने ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, मैंने फैसले करने हैं, उन फैसलों की नाकामी की सूरत में मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उनकी कामयाबी की सूरत में भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसलिए आपने बच्चों को ये किताब ज़रूर पढ़ानी है। साथ साथ ख़वातीन के लिए मैं ख़ास टिप दे रहा हूँ कि स्ट्रेस में ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने दिल की भड़ास अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से निकालें, क्योंकि ख़वातीन अगर बात करेंगी तो साइंस ये कहती है कि उनके स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएंगे। मर्दों में ये बात नहीं ठीक साइंस की रूह से, लेकिन अगर ख़वातीन अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में या अपने जो भी उनका बुरा एक्सपीरियंस है वो अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे या जिस वजह से उनको परेशानियाँ उस पर बात करेंगे, अपने खामन से बात करेंगे, अपने वाले साहब से बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, अपने दिल की भड़ास निकालेंगे तो स्ट्रेस कम हो सकता है। उसके अलावा सोशल कम्युनिटी में तो वैसे स्ट्रेस कम होता है। अगर अच्छी सोशल कम्युनिटी है आपकी, हेल्दी सोशल कम्युनिटी है, जो कि हमारे मुल्क में बहुत कम है, क्योंकि हम जब भी बैठते हैं 4 बंदे तो वो 5वें बंदे की बुराई करना शुरू कर देते हैं।
अगर हम एक हेल्दी सोशल कम्युनिटी बनाए जिसमें ये फैसला हो कि किसी की बुराई नहीं की जाएगी बल्कि हर किसी में अच्छाइयाँ देखी जाएंगी, वहाँ पर आप स्ट्रेस बहुत तेज़ी से नीचे ला सकते हैं। तो आपको सोशल होना चाहिए, आपको गपशप लगानी चाहिए, आपको बातचीत करनी चाहिए और एंड पर हंसना भी चाहिए। ऐसे सेशंस के एंड पर हंसना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में हैं और आप फैसला करना चाह रहे हैं तो फैसला जल्दी में ना कीजिए, बल्कि आप ग्रुप डिस्कशन कर लें। कंपनीज भी ऐसे ही करती हैं, जब प्लांट शटडाउन होते हैं, लोग स्ट्रेस में होते हैं, तो वो ग्रुप की सूरत में फैसला करते हैं, क्योंकि उस वक्त इंडिविजुअल कैपेसिटी डिसीजन की बहुत कम हो चुकी होती है। इस पर मैं बात पहले भी कर चुका हूँ और न्यूरो लीडरशिप के कोर्स में भी करूँगा कि किस तरीके से जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप पूरे डिसीजंस कर सकते हैं। इसलिए आपको स्ट्रेस कंडीशन में या जब आप प्रेशर में हो, हमेशा 5 बंदों को साथ मिलाकर फैसला करना चाहिए। वो फैसले कॉमन जो इंटेलेक्ट से फैसले आएंगे वो बेहतर फैसले होंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप स्ट्रेस में हो तो कभी भी दूसरों की शिकायतें मत लगाएं, एक्सक्यूजेज ना ढूंढें। अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपनी गलती को कबूल कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं और हम दूसरों पर ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं तो उससे नेगेटिव इमोशंस और ज़्यादा हमारे पास आ जाते हैं और हम और ज़्यादा स्ट्रेस में, तो ये एक साइकिल है। और अगर आप एक मरतबा ये कबूल कर लेंगे कि जी सर ये मेरी गलती थी, या बेगम साहिबा मुझसे नहीं आज सही खाना पका, तो आप पुरसुकून हो जाएंगे। और स्ट्रेस में एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने देखा है जिन लोगों को आदत होती है रोज़ शाम को एक्सरसाइज करने की, गेम्स करने की, उनके लिए स्ट्रेस बिल्कुल डिफरेंट मायने रखता है उन लोगों की बनिस्बत जिनको गेम करने की आदत नहीं। अगर आप किसी गेम करने वाले बंदे को स्ट्रेस के बारे में कहेंगे तो वो बहुत कैजुअली बात करेगा, लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे को कहेंगे, स्ट्रेस के बारे में पूछेंगे जो कि गेम्स वगैरह नहीं करता, जो घर में ज़्यादा टाइम गुजारता है, मेरे जैसा बंदा, तो वो आपको बताएगा कि स्ट्रेस तो बहुत अहम चीज़ होती है, बड़ी ताकतवर इमोशन होते हैं और इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोगों को स्ट्रेस किसी खास स्किल के ना होने की वजह से होता है। मसलन अगर आप बुजुर्ग को यूट्यूब ऑपरेट करना दे दें तो वो स्ट्रेस में चले जाएंगे शुरू में, क्योंकि उन्होंने तो कभी यूट्यूब ऑपरेट की नहीं। इसी तरीके से कई लोगों को कंप्यूटर पर काम करने में अभी भी मुश्किलात होती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप अपने एचआर से, अपनी कंपनी से क्यों ये डिमांड करते हैं कि वो आपको इम्प्रूव करे? आप अपने आप को खुद क्यों नहीं इम्प्रूव कर सकते? आप क्यों नहीं अपना हाथा करते कि मेरे अंदर किन चीज़ों में, किन स्किल्स में कमी है, और इन स्किल्स को अगर मैं हासिल कर लूँ तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ और मेरे पास स्ट्रेस भी कम आएगा। आज की दुनिया में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पढ़ने की, इस किस्म के इदारे और प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जो कि आपको चंद डॉलर्स लेके पढ़ा देते हैं। 12-12 डॉलर में आप पूरा पूरा कोर्स कर लेते हैं यूडेमी पे। लिंक्डइन है जो कि फ्री है, इसके अलावा कोर्सरा है, उस पर भी बहुत सी फ्री चीज़ें हैं, यूट्यूब है। आप अपनी स्किल को क्यों नहीं दोबारा बेहतर करते? लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उस पर सोचें। जब हम ये सोचते नहीं है कि मुझे किसी ख़ास चीज़ के ना आने की वजह से स्ट्रेस हो रहा है और मैंने उसको बेहतर करना है, तो आप उस पर काम ही नहीं कर सकते। तो सेल्फ अवेयरनेस नंबर 1 चीज़ होती है किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ने के लिए। तो आपने अगर स्किल लेनी है, आपने देखा है कि ये स्किल मेरे अंदर कम है, तो आप बड़े आराम से इंटरनेट पर जाकर पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं और फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। क्रॉस ट्रेनिंग्स करें, अपने आप को बेहतर करें, अपने एचआर पर ना रहे बल्कि खुद अपने आप को एक ब्रांड बनाएं। जब आप ये सोचेंगे कि मैंने अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, तो फिर इंशाल्लाह आप उसी तरीके से प्लानिंग करेंगे और आप देखेंगे वक्त के साथ साथ आप स्ट्रेस से बाहर निकल चुके होंगे। एक और टेक्निक है, मैं जल्दी जल्दी इन टेक्निक्स पर टच कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो टेक्निक अच्छी लगे इनमें आप उस पर ज़्यादा रिसर्च करें, उसकी तरफ बढ़ें आगे। इसे ग्रेजुअल एक्सपोजर टेक्निक कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। इसका तरीका ये नहीं है कि आप किसी बहुत बड़े स्टेज पर जाकर एकदम तैयारी के साथ बोलना शुरू कर दें, बल्कि आप ग्रेजुअली अपने आप को एक्सपोजर दें इन चीज़ों का। मसलन आप छोटी छोटी महफिलों में बोलने की कोशिश करें, दोस्तों में, यारों में। यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुर्सी में बैठ के गपशप के कंडीशन में नहीं, उठ के सामने आके। तो जब आप उठ के सामने आकर वो सब आपको टिकटिकी बांध के देखेंगे, आप बोलेंगे तो आपको फियर होगा थोड़ा सा, लेकिन आप कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं। फिर आप निस्बतन बड़े ग्रुप पे, फिर किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी वलीमे में आप बोलें,
और आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपोजर जब बढ़ता जाएगा तो आप स्टेज पर जाके बड़ा अच्छा बोल सकते हैं। और जब आप 1-2 मरतबा स्टेज पर चले गए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन जो बेहतरीन स्किल है स्ट्रेस को पकड़ने की, जो मेरे नज़दीक शायद नंबर 1 है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशंस का मतलब यह है कि जब मुझे किसी स्टेज पर जाने से डर लगता है, और ऐसा कई मरतबा हुआ शुरू में कि मुझे डर लगता था स्टेज पर जाने से, क्योंकि मैं तो सिर्फ माइक के सामने बोलता हूँ, इतने लोगों के सामने तो नहीं बोल सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि लास्ट टाइम मैंने सबसे अच्छा कब परफॉर्म किया था किसी जगह, और चाहे वो छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, आपने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को अपने दिमाग में याद करना है और आपने कहना है कि यार जब मैं उस वक्त परफॉर्म कर गया, उस वक्त जब मैंने इतना अच्छा बोला, तो मैं आज भी वैसे परफॉर्म करूँ, मैं आज भी वैसे ही करेज के साथ बोलूँगा। और जब आप अपने आप को सुपरमैन की जगह देखते हैं, अपने आप का बेहतरीन वर्जन इमेजिन करते हैं, तो आप स्ट्रेस, कॉर्टिसोल लेवल और एंडोर्फिन्स ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। आप स्ट्रेस से नीचे निकल आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस करती हैं। तेंदुलकर की मुझे बात याद है कि जब उसको टेनिस एल्बो का इशू था और वो स्कोर नहीं कर पा रहा था, तो वो अपनी सेंचुरीज की वीडियोस देखता था। वो अपनी सेंचुरीज की वीडियोस देखता था कि मैंने कैसे किया। इसी तरह इमरान खान, उन्होंने ये बताया कि जब वो इंजरी के बाद आया और उनके एक्शन में प्रॉब्लम था, तो उन्होंने अपनी बेहतरीन बॉलिंग की वीडियोस देखी, अपना पॉजिटिव जो सुपरमैनिक किस्म का जो उनका एक्ट था उसे देखा, और फिर उन्हें पता चल गया कि मुझे क्या। और मजे की बात यह है कि उनको नींद में ये बात आई थी, ख्वाब में आई थी, जिस पर हम न्यूरो लीडरशिप के कोर्स में देखेंगे कि नींद में क्यों आई थी, नया आइडिया नींद में क्यों आता है, इसके पीछे भी दिमाग की साइंस है। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐप्स भी दिखाऊंगा। ये एक ऐप है थिंकअप, इसे आप यूज़ कीजिए। मुझे उम्मीद है ये फ्री है, क्योंकि मैंने इसे सर्च किया, इस पर पढ़ा, लेकिन मुझे अब ये याद नहीं आ रहा क्योंकि पहले का कोर्स मैंने लिखा हुआ है कि ये फ्री है कि नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए बहुत अच्छी ऐप है। तो आप इस ऐप को इस्तेमाल करें, अपने आप को पॉजिटिवली देखें, अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचें, और जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर अचानक आपके ऊपर स्ट्रेस हमला करेगा, आपका एक्सपोजर होना है और आप कुछ नहीं कर सकते, ना तैयारी की है ना कुछ किया, तो हमेशा याद रखें कि वो टाइम याद करें जब आपने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद एक काम और करें, वो मैंने आगे बताना था लेकिन मैं अब यहाँ पर बता रहा हूँ, और वो ये है कि अपना बॉडी पोस्चर तगड़ा कर लें। अगर आप स्टेज पर ऐसे जाके खड़े हुए तो समझ लें कि आप बोल नहीं सकेंगे, आप डिफेंसिव हैं, आप छुपा रहे हैं अपने आप को। लेकिन अगर आप ऐसे जाके खड़े हुए स्टेज पर और आपने लोगों की तरफ देखा, चाहे आप अंदर से डरे हो, आप ऐसे जाके खड़े हुए, गोया कि ये खड़ा होना थोड़ा सा एटिकेट्स के खिलाफ है, लेकिन आपने अपने आप को करेज देनी है। अगर आप ऐसे खड़े हुए तो इसका मतलब ये है, आप कुछ देर के बाद खुद फील करेंगे, यहाँ पर हाथ रख के जरा देखें, आप फील करेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस गेन करते जा रहे हैं। स्ट्रेस में हमारे 2-3 लेक्चर्स और हैं, मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप बीच में चीज़ें डाल देते हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें सारी वीडियोस आती जा रही हैं और ये पूरे कोर्स का हिस्सा है। तो जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम वीडियोस को देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से ये कोर्स फ्लो कर रहा है और किस तरीके से ये कोर्स आगे बढ़ रहा है। अगर आप इंडिविजुअली वीडियोस देखेंगे तो मुझे भी मालूम है कि आपको मसले होंगे, क्योंकि आपको बैकग्राउंड का नहीं पता। तो आप इंडिविजुअल वीडियोस देखें, लेकिन किसी वीकेंड पे बैठ के पूरे कोर्स को शुरू कीजिए। इस पर 2-3 वीडियोस और आएंगी और फिर ये कोर्स हम ख़त्म करेंगे और फिर हम लेके आएंगे इंशाल्लाह न्यूरो लीडरशिप का कोर्स, और उसमें भी इसका बहुत बड़ा एक हाथ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।